कोमल बहू, जरा गैस बंद कर दे तो। जी माँ जी, अभी बंद करती हूँ। लता ने जब कोमल को गैस बंद करने को कहा तब कुकर की सीटी बस आने को ही थी। लता चाहती थी कि सीटी आने से पहले कोमल गैस बंद कर दे, और हुआ ये कि जब तक कोमल उठकर रसोई तक पहुंची तब तक 2 सीटी और आ चुकी थी। और फिर अरे माँ जी, ये दाल तो जल गई। जलेगी नहीं तो और क्या होगा, इतने आराम से जाएगी तो दाल तो जलेगी ही ना। अब क्या करे माँ जी? माँ जी की बच्ची, अब दोबारा दाल बनानी होगी इतनी ठंड में, और इस बार तू बनाएगी। ठीक है माँ जी। एक काम कर, तू रहने दे। अगर तू बनाने बैठी तो कल तक नहीं बनने वाली। हट जा, मैं ही बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। हट जरा साइड में, निकलने की जगह तो दे, मोटी कहेंगी। ठीक है माँ जी। ये कोमल है, लता की बहू। इसका नाम भले ही कोमल है, लेकिन शरीर से वो बहुत भारी थी और मोटापे की वजह से आलस उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। कोमल के आलस से उसकी सास लता और उसका पति सतीश बहुत परेशान थे। उसके आलस की वजह से लता को बुढ़ापे में भी घर के काम करने पड़ते थे। वैसे कोमल लाख आलसी हो, लेकिन वो अपनी सास लता को प्यार बहुत करती थी। उधर रसोई में दाल चढ़ाते हुए लता बड़बड़ाई जा रही थी। हे भगवान, यही भैंस रह गई थी क्या मेरी बहू बनने को? इस उम्र में तो सासें आराम करती हैं, रजाई में पड़ी रहती हैं और बहुएं सारा काम करती हैं। पर मेरी किस्मत में ये सब कहाँ है? माँ जी कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे जरा वो चूहे मारने वाली दवा ला दे, बस अब तो वही चाहिए। अभी लाती हूँ माँ जी। एक काम कर, तू रहने दे, जब तक तू जहर लाएगी कहीं मेरा मरने का मूड ही ना बदल जाए। हैं? तो क्या आप मरने के लिए दवाई मंगा रही थी? ना ना, दाल में डालूंगी, क्या है ना, उससे अच्छा स्वाद आता है। माँ जी कम ही डालना, वरना पता चला सबके सब मर गए। कोमल की इस बात पर लता के आंसू निकल गए। उसने अपना माथा पीट लिया और वो आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, सतीश के पल्ले तो तूने ये गधी बांधी। बस मुकेश की बीवी कोई चंट फुर्तीली दे देना, ताकि मुझे बुढ़ापे में इस ठंड में कुछ तो आराम मिले। भगवान ने भी लता की सुन ली और कुछ दिनों बाद उसके छोटे बेटे मुकेश की शादी भी हो गई। अब पल्लवी घर में छोटी बहू बनकर आ गई थी। पल्लवी से लता को बहुत सी उम्मीदें थीं। और फिर कोमल, एक काम कर, सबके लिए पराठे बना दे। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, पराठे तो मैंने बना दिए। हैं? बना दिए? मगर कब? जब आप पूजा कर रही थी तो मैंने झट से आलू उबाले, मसाला तैयार किया और फट से पराठे बना दिए। आपके लिए ले आऊं क्या? पल्लवी की बात सुनकर लता खुशी से उछल पड़ी। उसे ऐसा लगा कि देवी माँ उसकी मन्नत पूरी करने खुद आई हो। तभी उसने कोमल की तरफ गुस्से में देखकर कहा, पराठे तो बन गए, चल अब तू जाकर कपड़े धो दे। ठीक है माँ जी। 1 मिनट, कौन से कपड़े माँ जी? वो जो बाल्टी में रखे थे? हाँ, वही वाले। वो तो मैंने धो दिए। धो दिए? पर कब? अरे जब आप पूजा कर रही थी ना, तभी पराठे बनाने के बाद मैं खाली थी तो मैंने कपड़े धोकर छत पर सुखाने को भी डाल दिए। अब तो मारे खुशी के लता के बस प्राण ही निकलने वाले थे। ऐसी रफ्तार वाली बहू पाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति जैसा अनुभव हो रहा था। तभी उसने कोमल की तरफ देखा। कुछ सीख इससे, तुझसे छोटी है पर कितनी फुर्ती है इसमें। ठीक है माँ जी। चुप हो जा, जब देखो ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, एकदम चुप हो जा। ठीक है माँ जी। कोमल की बात सुनकर फिर से लता ने अपना माथा पीट लिया। अब तो ये रोज की ही कहानी हो गई। एक दिन जब कोमल आंगन में झाड़ू लगा रही थी, उतनी देर में पल्लवी ने कपड़े भी धो दिए और खाना भी बना लिया। तभी कोमल ने लता से कहा, माँ जी थोड़ा पैर उठाएंगी? हाँ हाँ, पैर क्यों, मुझे ही उठा दे तू तो। ठीक है माँ जी, पर आप उठकर क्या करोगी? अरे चुप हो जा गधी। अरे भाभी आप रहने दो, लाओ मैं लगा दूं झाड़ू। लता कोमल के आलस और उसकी धीमी रफ्तार से बहुत चिढ़ती थी, और जब से उसके घर में पल्लवी आई थी तो उसकी रफ्तार देखकर तो लता को कोमल पर और भी गुस्सा आता था। फिर एक दिन, माँ जी ये भाभी इतनी आलसी क्यों है? पता नहीं, ये तो शुरू से ऐसी ही है, सुस्त आलसी, कोई काम ढंग से नहीं करती। पल्लवी अब अपनी सास लता को कोमल के खिलाफ भड़काने में लग गई। ये बात कोमल को भी महसूस हो गई, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर एक रात जब सब सोने जा रहे थे, कोमल जाकर रसोई में गैस का रेगुलेटर बंद कर दे। ठीक है माँ जी। रुक, तू रहने ही दे। पल्लवी तू जाकर बंद कर दे, क्योंकि अगर ये गई तो लौटते लौटते सुबह हो जाएगी इसे तो। ठीक है माँ जी। पल्लवी का इस तरह से कोमल पर हंसना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
तभी पल्लवी झट से रसोई में गई और फट से वापस अपने कमरे में चली गई। उधर लता और कोमल भी अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह सबसे पहले पल्लवी उठी और उसने उठते ही चाय बनाने के लिए जैसे ही माचिस जलाई तभी पूरी रसोई में जोर का धमाका हुआ और हर तरफ आग लग गई। पहले धमाका और फिर पल्लवी की चीख सुनकर सब लोग रसोई की तरफ भागे। उन्होंने देखा पल्लवी ठीक तो थी पर वो पूरी तरह से आग में घिरी हुई थी और आग बढ़ती ही जा रही थी। तभी कोमल आंखें मसलते हुए वहां पहुंची। क्या हो गया माँ जी? अरे अरे, तेरी नींद खुल गई। जाकर सो जा। हम पल्लवी का अंतिम संस्कार करने के बाद तुझे उठा देंगे। हथनी कहीं की, दिख नहीं रहा कि आग लगी है? जल्दी से पानी डाल। ठीक है माँ जी। नहीं, तू रहने दे। तू जब तक पानी लाएगी तब तक तो पल्लवी का भरता बन जाएगा। मैं ही करती हूँ, हट यहाँ से। कोमल करीब करीब आधी नींद में थी, लेकिन तभी पल्लवी जोर से चिल्लाई। अब आग पल्लवी के कपड़ों तक पहुंच गई थी। सब लाचार और बेबस होकर उसे देख रहे थे। पल्लवी को भी लगा कि उसका अंत समय आ गया है, पर तभी कोमल ने फुर्ती दिखाते हुए किचन के जलते हुए पर्दों को साइड किया और वो झट से पल्लवी तक पहुंच गई। कोमल को सब लोग हैरानी से देख रहे थे और फिर उसने पल्लवी को एक कंबल में लपेटा, आग से बाहर निकाल लाई और फिर, हैं कोमल, ये तूने कैसे किया? पता नहीं माँ जी, मुझे लगा कि मैं अगर जल्दी से नहीं गई तो पल्लवी मर जाएगी, बस इसीलिए। लता की आलसी बहू ने अपनी जान पर खेलकर उसकी दूसरी बहू को बचा लिया था। उसकी फुर्ती देखकर सब लोग हैरान थे। तभी कोमल ने पल्लवी से कहा, कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। कल तुमने गैस सही से बंद नहीं की ना, तो उसी वजह से ये सब हुआ। लेकिन भगवान की कृपा है कि तुम बच गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। ना पल्लवी, तू आज से रेगुलेटर बंद नहीं करेगी, कोमल ही करेगी। हाँ भाई, दुर्घटना से तो देर ही भली। लता की इस बात पर उसके बहू बेटे ठहाके मारकर हंसने लगे। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो। मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से ही दवाई शुरू कर दूं। हाँ, आप कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली 2 बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी।
वो एक चौपाल के पास से गुजरी। वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ, ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है, वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग हैं, गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा, ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक ना एक दिन उसे अपराध की सजा जरूर मिलती है।